हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है खुशी का गम। मेरे बेटे आकाश की आज शादी है। घर मेहमानों से भरा पड़ा है। हर तरफ शादी की ही तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि मैं इस घर का मुखिया हूँ, लेकिन अपने ही घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक मूक दर्शक की बनकर रह गई है। आज मेरे पास ना पैसा है, ना परिवार में कोई प्रतिष्ठा। चूँकि घर के नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक को इस बात की जानकारी है, इसीलिए सभी मुझसे बहुत रूखे ढंग से पेश आते हैं। बहुत अपमानजनक है ये सब, लेकिन मैं क्या करूं? अपने ही घर में उस अपमानजनक स्थिति के लिए मैं खुद ही तो जिम्मेदार हूं। फिर मैं किसे दोष दूं? क्या खुशी, मेरी पत्नी, इसके लिए जिम्मेदार है? अंदर से एक हुक सी उठी और इसी के साथ मन ने कहा, उसने तो तुम्हें पति का पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया, लेकिन तुम शायद उसके प्यार, उसके समर्पण के हकदार नहीं थे। खुशी तो एक बहुत कुशल गृहिणी है, जिसने कई सालों तक मुझे पत्नी का निश्चल प्यार और समर्पण दिया। पर मैं ही नादान था, जो उसकी अच्छाइयाँ कभी समझ नहीं पाया। मैं हमेशा उसकी आलोचना करता रहा, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। अपने प्रति उसके लगाव को हमेशा मैंने एक ढोंग समझा। मैं सारा जीवन मौज मस्ती करता रहा और वो मेरी अय्याशियों को घुट घुट कर सहती रही। मेरे अपमान व अवमाननापूर्ण व्यवहार को सहती रही। वो तो एक सीधी सादी सुशील महिला थी और उसका संसार सिर्फ मैं और उसका बेटा आकाश थे। वो हम दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन मैं अपने प्रति उसकी उस अटूट चाहत को कभी समझ ही नहीं पाया। मैं कब विगत दिनों की खट्टी मीठी यादों की लहरों में बहता चला गया, मुझे पता भी नहीं चला था। उन दिनों मैं कॉलेज में नया नया आया था। वरिष्ठ छात्र रैगिंग कर रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज में अभी घुसा ही था कि एक दूध की तरह गोरी, अति आकर्षक नैन नक्श वाली लड़की कुछ घबराई और परेशान सी मेरे पास आई और सकुचाते हुए मुझसे बोली, आप बीए प्रथम वर्ष में हैं ना? मैं भी बीए प्रथम वर्ष में हूँ। वो जो सामने छात्रों का झुंड बैठा है, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं आपका हाथ थामे इस मैदान का चक्कर लगाऊं। अब वो सीनियर हैं, उनकी बात नहीं मानी तो नाहक ही मुझे परेशान करेंगे। हाँ हाँ, आप मेरा हाथ शौक से थामिए, चाहे तो ज़िंदगी भर थामे रहिए, बंदे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलें, चक्कर लगाएं। मेरी इस चुटकी पर शर्म से सिंदूरी होते हुए उस कोमल चेहरे को मैं देखता रह गया था। मैं अब तक कई लड़कियों के संपर्क में आ चुका था, लेकिन इतनी शर्माती, सकुचाती सुंदरता की प्रतिमूर्ति को मैंने पहली बार इतने करीब से देखा था। उसके मुलायम हाथ को थामे मैंने पूरे मैदान का चक्कर लगाया था और फिर ताली बजाते छात्रों के दल के सामने आकर मैंने उसका कांपता हाथ छोड़ दिया था। तभी उसने नज़रें ज़मीन में गड़ाकर मुझसे कहा था, आई लव यू, और ये कहते ही वो सुबक सुबक कर रो पड़ी थी। और मैं मुस्कुराता हुआ उसे छोड़कर क्लास में चला गया था। बाद में मुझे पता चला था कि उस सुंदर लड़की का नाम खुशी था और वो एक प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार की लड़की थी। उस दिन के बाद जब कभी भी मेरा उससे सामना होता, मुझसे नजरें मिलते ही वो घबराकर अपनी पलकें झुका लेती और मेरे सामने से हट जाती। उसकी इस अदा ने मुझे तो उसका दीवाना बना दिया था। मैं क्लास में कोशिश करता कि उसके ठीक सामने बैठूं। मैं उसका परिचय पाने और दोस्ती करने के लिए बेताब हो उठा था। मेरे चाचा जी की लड़की नेहा, जो मेरी ही क्लास में थी, वो खुशी की बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने नेहा के सामने खुशी से दोस्ती करने की इच्छा जाहिर की और नेहा ने एक दिन मुझसे उसकी दोस्ती करा ही दी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ गई और खुशी मेरे बहुत करीब आ गई थी। मैं जैसे जैसे खुशी के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे निराशा हाथ लगती जा रही थी। मैं स्वभाव से बेहद बातूनी, जिंदा दिल, मस्त मौला किस्म का युवक था, लेकिन खुशी अपने नाम के विपरीत एक बेहद भावुक किस्म की गंभीर लड़की थी। कुछ ही समय में वो मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और मैं उसकी जिंदगी का आधार स्तंभ बन गया था। लेकिन मैं उसके नीरस स्वभाव से उबने लगा था। वो मितभाषी थी,
जब भी मेरे पास रहती होठ सिले ही रहते। जहाँ मैं हर वक्त खुलकर हंसता रहता था, वहीं वो हर वक्त गंभीरता का आवरण ओढ़े रहती। दिन गुजरने के साथ जैसे जैसे उसके व्यक्तित्व का ये पहलू मेरे सामने आ रहा था, वैसे वैसे उसके प्रति मेरा मोहभंग होता जा रहा था। जहाँ वो मानसिक रूप से दिन पर दिन मेरे करीब आती जा रही थी, वहीं मैं जानबूझकर अपने को उससे दूर करता जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उसके और मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुझे एहसास होता जा रहा था कि यदि हमने शादी कर ली तो मैं उसके साथ कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा। ये सोचकर मैंने धीरे धीरे उससे मिलना बंद कर दिया। लेकिन नेहा से मुझे पता चला कि मेरे इस रवैये से वो बहुत दुखी और परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वो मुझसे भावनात्मक तौर पर जुड़ चुकी थी। नेहा ने तो मुझे ये भी बताया कि अगर मैं खुशी से शादी नहीं करूँगा तो वो तो अपनी जान दे देगी, लेकिन किसी और लड़के से शादी नहीं करेगी। नेहा की इस बात से मैं परेशान हो गया था और एक दिन खुशी को मैंने अपने और उसके विरोधाभास के बारे में बताया कि हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से वो कभी मेरे साथ सुखी नहीं रह पाएगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। मेरी इस बात को सुनकर खुशी बहुत रोई थी और उस दिन घर जाकर उसने अपने दोनों हाथों की नसें काटकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था। उस दिन खुशी के घर वालों को मेरी और खुशी की दोस्ती के बारे में पता चल गया। अगले ही दिन उसके घर वाले उसकी और मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे माता पिता से मिले थे। नेहा ने मेरी और खुशी की दोस्ती के बारे में पहले ही मेरे माता पिता को सब कुछ बता दिया था। सो मेरे माता पिता ने मेरी राय बिना पूछे ही उससे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। बाद में मैंने अपने माता पिता से इस रिश्ते को तोड़ने की लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और आखिरकार मेरी शादी खुशी से हो गई। विवाह के बाद खुशी ने मुझे वो सारी खुशियां दी जिनकी एक पति को अपने पत्नी से उपेक्षा होती है। शादी के बाद के पहले 2-3 वर्ष बहुत अच्छे बीते। वक्त के साथ मैं एक प्यारे से बेटे का पिता बन गया था। उसको गोद में उठाकर मैं बेपनाह खुशियों से भर जाता। उसे लाड दुलार कर मुझे बहुत सुकून मिलता। लेकिन लगभग 3 सालों के विवाहित जीवन के बाद हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ ठहराव सा आने लगा था। हमारे संबंधों में एक रस्ता और ऊब की शुष्कता पसरती जा रही थी। मैं शुरू से ही रसिक स्वभाव का था। नई नई लड़कियों से दोस्ती करना मेरा प्रिय शगल था। गुवाहाटी में मेरा काफ़ी पुराना अच्छा खासा साड़ियों का शोरूम था। मुझे व्यापार के लिए अधिक समय भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि पुराने कर्मचारी मेरी दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे। गुवाहाटी के अलावा शिलोंग में भी मेरा साड़ियों का एक बड़ा शोरूम था। सो मैं सप्ताह में एक बार शिलोंग ज़रूर जाया करता था। वहाँ कई लड़कियाँ मेरी मित्र थीं। शिलोंग में एक दोस्त के यहाँ मेरा परिचय फ्लोरेंस नाम की एक खासी जाति की लड़की से हुआ था। पहली ही नज़र में वो लड़की मेरी निगाहों में चढ़ गई थी। उससे पहले मैं जितनी खासी लड़कियों के संपर्क में आया, वो सब महज कागजी गुड़ियाएँ थीं, जिनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ मौज मस्ती तथा सैर सपाटा हुआ करता था। लेकिन फ्लोरेंस बेहद जिंदा दिल और बिंदास होने के साथ साथ मानसिक रूप से बहुत परिपक्व थी। वो कभी अर्थहीन बातें नहीं करती थी। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। एक दिन बातों ही बातों में फ्लोरेंस ने मुझे बताया कि वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, क्योंकि वो कंपनी जिसमें वो काम कर रही थी उसकी शिलोंग की शाखा बंद होने वाली थी। फ्लोरेंस ने जैसे ही मुझे ये बताया, मैंने उसे अपने शिलोंग वाले साड़ी के शोरूम में मैनेजर के पद पर रख लिया था। अब जैसे जैसे मैं उसके संपर्क में आ रहा था, मेरा उसके प्रति खिंचाव बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी लड़कियां जहां मेरी अमीरी और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से मेरे आसपास तितलियों की तरह मंडराया करती थी, वहीं फ्लोरेंस मुझसे पर्याप्त दूरी बनाए रखती, जिसकी वजह से मैं उसकी ओर शिद्दत से खिंचता जा रहा था। इधर उसकी ओर मेरे खिंचाव का एक कारण और था। फ्लोरेंस के नाम कई एकड़ ज़मीन थी। अगर मैं फ्लोरेंस से रिश्ता कायम कर लेता तो मैं उसकी ज़मीन का मालिक बन जाता।
सो ज़मीन के लालच में मैं उससे रिश्ता कायम करना चाहता था और एक दिन मुझे वो मौका मिल ही गया जिसकी मुझे चाहत थी। उस दिन फ्लोरेंस मेरे पास बहुत ख़राब मूड में आई और मुझे मेरे कुरेदने पर रो पड़ी। मुझसे बोली, मेरे भाई बहुत जल्लाद हैं। हम खासियों में माँ परिवार की मुखिया होती हैं और बेटियाँ वंश आगे चलाती हैं। बेटियों को ही माँ की ज़मीन जायदाद मिलती है। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए माँ की सारी ज़मीन मुझे मिली है। मेरे दोनों भाइयों की निगाहें मेरी ज़मीन पर उगने वाले फलों से होने वाली आमदनी पर गड़ी हुई है। मैं तो नौकरी पर आ जाती हूँ तो मेरे भाई ही खेतों में मजदूरों से काम करवाते हैं। खेती से होने वाली आमदनी पर अपना नियंत्रण रखने के लिए मेरे भाई मेरी शादी एक निकम्मे नाकारा खासी आदमी से कराने पर जोर दे रहे हैं। उसे इस तरह रोते देख मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे बोला, अरे मेरे होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हारे भाइयों से बात करूंगा और उन्हें धमकाऊंगा। तुम बिल्कुल भी मत डरो। मेरे होते हुए कोई तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकेगा। ये कहकर मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। तब फ्लोरेंस ने मेरे चंगुल से छूटने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उस दिन मेरे ऊपर उसका नशा इस कदर हावी था कि मैंने उसकी एक नहीं सुनी और आखिरकार कुछ प्यार और कुछ जोर ज़बरदस्ती करते हुए मैंने उसे आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी इस ज़बरदस्ती से फ्लोरेंस बहुत अधिक नाराज़ नहीं थी। धीरे धीरे वो भी मुझे दिलो जान से चाहने लगी थी। फ्लोरेंस के शोक बिंदास व्यक्तित्व के सामने खुशी का सीधा साधा व्यक्तित्व मुझे नीरस लगने लगा था। फ्लोरेंस बातें करने में इतनी वाकपटु थी कि मामूली बात को भी वजनदार और आकर्षक बनाकर सामने रखती। मुझे उससे महज बातें करना बहुत अच्छा लगता था। अब व्यापार के काम के बहाने मैं हफ्तों फ्लोरेंस के घर पड़ा रहता था। धीरे धीरे शिलोंग के साड़ियों के शोरूम की पूरी बागडोर उसने अपने हाथों में ले ली थी। इधर मुझे ये खुश ख्याली भी रहने लगी कि फ्लोरेंस की सारी ज़मीन अब मेरी है। मैं ही उसका असली मालिक हूँ। फ्लोरेंस से मेरे संबंधों की खबर खुशी और मेरे परिवार वालों को लग गई थी, जिसकी वजह से खुशी बहुत दुखी रहने लगी थी। मैं जब भी घर आता वो मुझसे कहती, देखो तुम क्यों उस खासी युवती को इतनी अहमियत दे रहे हो? क्या मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारा साथ तुम्हारा वक्त नहीं चाहिए? आज तुम मानो या ना मानो, पर देखना एक दिन वो खासी औरत तुम्हारा साड़ियों का शोरूम हड़प लेगी। तुमने यहाँ का शोरूम भी नौकरों के भरोसे छोड़ दिया है। वहाँ की आमदनी पहले से ही आधी रह गई है। तुम क्यों अपना सर्वनाश करने पर तुले हुए हो? खुशी की बातें सुनकर मैं गुस्से में भर उठा था और उसको चाटा मारकर घर से बाहर निकल आया था। उसी दिन मैं शिलोंग चला गया था। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया और मेरा बेटा बड़ा हो चला था। जैसे जैसे वो समझदार होता जा रहा था, वो भी मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं उसे अपने करीब लाने की भरसक कोशिश करता, पर वो मुझसे हमेशा अनमना सा रहता और अजनबियों की तरह ही पेश आता। फ्लोरेंस से भी मेरा एक बेटा था जिसे मैं बेहद प्यार करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो भी मेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। इधर पिछले कुछ सालों से खुशी का कुछ दूसरा ही रूप मुझे देखने को मिला था। गुवाहाटी वाले साड़ियों का शोरूम अब खुशी संभाल रही थी। उसके देखभाल करने के बाद वहाँ की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई थी। अब मेरा बेटा आकाश भी बड़ा हो चला था और कॉलेज के बाद वो भी शोरूम में बैठने लगा था। लेकिन एक बात जो मुझे खाए जा रही थी वो ये कि खुशी के प्रति मेरा अवमाननापूर्ण व्यवहार के प्रतिक्रिया स्वरूप वो मुझसे बहुत कटा कटा सा रहने लगा था और दुकान की तिजोरी की चाबी भी वो अपने पास रखने लगा था। इस वजह से मैं रुपए पैसे के मामले में उनका मोहताज हो गया था। जब कभी मुझे रुपए पैसों की ज़रूरत होती, खुशी ही मुझे थोड़े बहुत रुपए दे देती। इस तरह रुपयों के लिए पूरी तरह खुशी पर निर्भर होने की वजह से मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी और मुझ में धीरे धीरे हीनता की भावना घर करती जा रही थी। उधर जिस ज़मीन के लालच में मैंने फ्लोरेंस से रिश्ता जोड़ा था, उस ज़मीन के कागज़ों की फ्लोरेंस ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। न जाने वो उन्हें कहाँ छिपा कर रखती थी। उस पर कई महीनों से फ्लोरेंस से मेरी गंभीर अनबन चल रही थी।
वो मुझ पर बहुत जोर डाल रही थी कि मैं खुशी को तलाक देकर उससे अदालत में शादी कर लूं, लेकिन मैं खुशी को तलाक नहीं देना चाहता था। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं खुशी से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। इस वजह से फ्लोरेंस और मुझ में झगड़ा बढ़ता ही गया और एक दिन फ्लोरेंस और उसके बेटे हनी ने मिलकर शिलोंग वाले साड़ियों के शोरूम पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। मैं जब भी शिलोंग वाले शोरूम में जाता, हनी मुझे तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाने देता। अब मुझे एहसास होने लगा था कि फ्लोरेंस के साथ रिश्ता कायम करके मैंने जिंदगी के हर क्षेत्र में नुकसान उठाया था। फ्लोरेंस की वजह से ही मैंने खुशी और आकाश की उपेक्षा और अवहेलना की। मैंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझे कभी पिता का आदर मान नहीं दिया और मैं अपने ही घर में बेगाना बनकर रह गया। फ्लोरेंस से रिश्ता रखने की वजह से मेरे परिवार वालों ने मुझे पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल कर उसे खुशी और आकाश के नाम कर दिया था। मेरी लापरवाही के चलते मेरा गुवाहाटी का शोरूम भी खुशी और आकाश के कब्जे में चला गया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जिंदगी की लड़ाई में बुरी तरह से हार गया था। एक वक्त था जब कुदरत ने मुझे दुनिया की हर नियामत बख्शी थी। सुशील पत्नी, एक प्यारा सा बेटा, चलता हुआ परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपनी ही बेवकूफ़ी से गंवा दिया था। शायद यही मेरी गलतियों की सज़ा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चला है और इसके लिए मैं खुशी और आकाश से माफ़ी मांगूंगा। फ्लोरेंस से अपने सारे संबंध हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। दोबारा से शोरूम में बैठकर व्यापार संभालूंगा। खुशी बहुत अच्छी है, वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी। शोरूम में बैठकर काम संभालने के ख्याल ने मुझे बहुत सुकून दिया था। फिर भी मन के एक कोने में कहीं ये डर छिपा हुआ था कि क्या आकाश और खुशी मुझे फिर से व्यापार संभालने देंगे? क्या वो दोनों मेरी पिछली भूलों को नज़रअंदाज कर पाएंगे? इसी डर और आशंका के साथ मैं शोरूम पर पहुंचा और खुशी से बोला, खुशी, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अपने गलत आचरण से तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया। मैं वादा करता हूँ कि अपनी पुरानी भूलों को अब कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने फ्लोरेंस और हनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। खुशी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन आकाश बोल पड़ा, अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मेरी माँ ने कितने दिन और कितनी रातें आपकी वजह से रो रो कर गुजारी हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारी माफ़ी के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। इतने सालों तक हमने बिना आपके सहारे के अकेले अपने दम पर ज़िंदगी जी है, आगे भी जी लेंगे। अब आप कारोबार संभालने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले आपने ही सारा कारोबार चौपट कर दिया था। ये शोरूम बंद होने के कगार पर आ पहुंचा था। आप यहाँ से जाइए, हम दोनों की ज़िंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। आकाश की इन कड़वी पर सच बातों को सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने हताश कदमों व टूटे दिल से वापस लौटने के लिए कदम बढ़ाए थे कि तभी खुशी बोल पड़ी, आकाश बेटा, पापा से ऐसा नहीं कहते। गलतियाँ किससे नहीं होती। पापा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप भविष्य में फ्लोरेंस और हनी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और ना ही उनसे मिलने शिलोंग जाएंगे। खुशी, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि भविष्य में मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूँगा। मैंने उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। ये सुनकर खुशी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव परिलक्षित हुए। फिर अपनी कुर्सी से उठते हुए उसने मुझसे कहा, ये जगह आपकी है, आप आइए, यहाँ बैठिए। मैं एक बार फिर खुशी की अच्छाइयों के सामने नतमस्तक हो गया था। मुझ में एक बार फिर से ज़िंदगी जीने की तमन्ना जाग उठी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।